नमस्कार दोस्तों, मैं भुवन सिंह आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक और सक्सेस स्टोरी। मेरे साथ में है बीएल माली सर, जिनका नाम तो आपने सुना ही होगा, जो गणपत जी की इस बुक इतिहास दर्शन और लेखन, इनमें इनका काफ़ी योगदान रहा है। इसके साथ ही सर ने जो है जेआरएफ 2017 और सेट में भी जो है क्वालिफाई हुए हैं। तो सर, सबसे पहले तो आप अपने बारे में कुछ बताइए, जैसे कि फैमिली बैकग्राउंड और स्कूलिंग के बारे में। जी, जी। सर, जैसा कि आपने बताया, मेरा नाम बनवारीलाल माली, मैं दौसा ज़िले से हूँ। हाँ। और एजुकेशन मेरी ग्रामीण क्षेत्र से हुई थी, वहीं गांव में ही स्कूल था, वहाँ से 10वीं पास की। 10वीं में परसेंटेज कमी थी, 44.33 थी। ओके। उसके बाद 12वीं में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से मैंने 12वीं की थी। हाँ। उसमें भी मेरा 59 परसेंटेज रही थी। ओके, मतलब औसत स्टूडेंट। हाँ, हाँ, औसत ही था। उसके बाद क्या, थोड़ी आर्थिक प्रॉब्लम थी और 10वीं क्लास में ही मेरी शादी भी हो गई थी, तो आर्थिक वजह से मैं आगे पढ़ नहीं पाया और ड्रॉप हो गया। मैं 2013 में मैंने कोई भी डिग्री हासिल नहीं मतलब की। 12th के बाद की बात करो। हाँ, हाँ, 12th के बाद कोई भी डिग्री हासिल नहीं की। ओके। उसके बाद इत्तेफाकन एक पास में ही हमारे गवर्नमेंट कॉलेज खुल गया, तो वहाँ से मैंने बीए में एडमिशन ले लिया। ओके। बीए में एडमिशन लेने के बाद मैं पढ़ता रहा। 2013 में मेरा एक एसएससी का फिजिकल था जैसलमेर में, 25 फरवरी 2013 को। तो वो फिजिकल मैंने पास किया। तो वो फिजिकल मेरे जीवन का टर्निंग पॉइंट था और उस फिजिकल ने मेरी पढ़ाई फिर से स्टार्ट की। मैंने मेहनत की जम के, मैं पढ़ने लगा। खैर, उस परीक्षा को मैं पास नहीं कर पाया, लेकिन मेरी पढ़ाई फिर से स्टार्ट हो गई थी। उसके बाद 2014 में मैंने कांस्टेबल का एक एग्ज़ाम पास किया, राजस्थान पुलिस वाला। उसमें फिजिकल भी पास किया, लेकिन फाइनली मेरिट में बाहर हो गया मैं। फिर मैंने क्या, हमारे कॉलेज में ही एक सर थे, सुशील कुमार जी बसवाल, पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते थे। उनसे मैंने बीएड के बारे में सलाह ली। मैंने सोचा कुछ कमा के और बीएड कर लेंगे। तो उन्होंने मुझे बीएड के बारे में पूरी प्रोसेस तो बताई, लेकिन उन्होंने मुझे ये कहा कि यार, आपके लिए सबसे बेस्ट चीज़ ये रहेगा कि आप नेट जेआरएफ करें। क्योंकि मेरा हिस्ट्री सब्जेक्ट में रुचि थी। और सर ने कहा कि तू आराम से, बोले, जेआरएफ निकाल लेगा तो तेरे पास में पैसा भी होगा और तू आर्थिक रूप से सशक्त हो जाएगा, तो उसके बाद भले बीएड कर लेना। बाकी नेट जेआरएफ से भी ये है कि कॉलेज एजुकेशन में जा सकते हो आप। तो फिर मुझे क्या, वो चीज़ें उनकी भर के बैठ गई एकदम दिमाग में कि जेआरएफ निकालनी है। तो फिर मैंने ग्रेजुएशन, जैसे ही 2016 में ग्रेजुएशन हुई, 2017 में पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया। नॉन कॉलेजिएट ही था, एडमिशन किया। नॉन कॉलेजिएट एमए प्रीवियस हो जाने के बाद मैंने, उस समय यूजीसी का नोटिफिकेशन आया हुआ था जेआरएफ वाला, मैंने फॉर्म अप्लाई कर दिया। और 5 नवंबर 2017 को मेरा नेट जेआरएफ वाला एग्ज़ाम था। वो मेरा फर्स्ट चांस में ही नेट और जेआरएफ दोनों क्वालिफाई हो गया। हाँ, उस समय पेपर भी 3 थे ना, 2017 हाँ, उस समय पेपर भी 3 हुआ करते थे, जिसमें जीके वाला पेपर फर्स्ट होता था, जिसमें 50 क्वेश्चन आते थे। वो 1 घंटे में करना होता था। उसके बाद एक सेकंड पेपर होता था जो कि ग्रेजुएशन लेवल का होता था, और एक पेपर थर्ड पेपर होता था जो पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का होता था। बहुत अच्छे लेवल के सवाल आते थे उसमें। फिर वो सिस्टम कब बंद हुआ, मतलब 3 पेपर? बस वो मेरा वाला लास्ट था। उसके जस्ट अगला वाला जो हुआ था 2018 में हुआ था, जुलाई में हुआ था, 2018 जुलाई में। वो ऑनलाइन हुआ था और उसको एनटीए ने कंडक्ट किया था। एनटीए? हाँ, एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उसने करवाया था। उसके बाद कंटिन्यू नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ही नेट और जेआरएफ वाला एग्जाम करवा रही है। अभी तो 2 पेपर। हाँ, अब उसके बाद उन्होंने 2 पेपर कर दिए थे 2018 से, जुलाई बैच से। साल में एक बार एग्जाम होता है? ये 2 बार होता है। 2 बार एग्जाम? हाँ, नेट जेआरएफ वाला साल में 2 बार होता है। एक तो जुलाई में होता है और एक लगभग अपने दिसंबर में होता है। हाँ, 2 पेपर होते हैं उसमें। हाँ, तो बस मेरा यही रहा था। जेआरएफ हो गया। उसके बाद फिर मुझे यही था कि एमए में परसेंटेज कम से कम, क्योंकि 55 चाहिए ही होती है जेआरएफ के लिए। हाँ, जेआरएफ के लिए। और उधर यदि यूनिवर्सिटियों में पीएचडी के लिए एडमिशन लेना होता है तो वहाँ भी अधिकांशतः 55 परसेंटेज मांगती हैं। और असिस्टेंट प्रोफेसर की जो हम फॉर्म अप्लाई करते हैं तो वहाँ भी कुछ परसेंटेज का इशू रहता है। तो मैंने एमए प्रीवियस के बाद, जेआरएफ निकालने के बाद एमए फाइनल पे फोकस किया। एमए फाइनल बढ़िया से किया, लेकिन उसमें भी मेरा करीब 59 परसेंटेज रहा था।
उसके बाद फिर मैंने पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए कई यूनिवर्सिटियों में फॉर्म अप्लाई किए। राजस्थान यूनिवर्सिटी में भी किया यहाँ से, और इधर डीयू में भी किया, महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी में किया। लेकिन मेरा अंतिम रूप से सिलेक्शन हुआ था डॉक्टर राममनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी अयोध्या में। वहाँ से मेरा एंट्रेंस दिया था मैंने। वैसे मैं जेआरएफ वालों को लगभग एंट्रेंस से छूट ही रहती है, लेकिन फिर भी मैं चला गया था वहाँ पे एग्ज़ाम देने, और एग्ज़ाम में मेरी ओवरऑल सेकंड रैंक रही थी। ओबीसी में मैं टॉप पे था। हाँ, उसके बाद इंटरव्यू देने के बाद मेरी रैंक 5वीं रैंक रही थी। 5वीं रैंक के साथ मेरा पीएचडी में एडमिशन हो गया था। और वहाँ पे शेड्यूल ये था कि जिस दिन मेरा प्री पीएचडी के लिए एडमिशन हुआ था, उसी दिन से वो पीएचडी में रजिस्ट्रेशन भी मान लेते हैं। तो वहाँ से मेरी फेलोशिप उस दिन से, जैसे 9 फरवरी 2020 को मैंने मेरा पीएचडी में प्री पीएचडी के लिए फीस डिपॉजिट की थी, तो उसी दिन से मेरा मुझे फेलोशिप मिलनी प्रारंभ हो गई। मिलने का मतलब ये नहीं है कि मेरे अकाउंट में आ गई, यानी कि उस दिन से काउंट होने लग गई थी। तो आती तो तब है जब, जैसे कि माना कि आज मेरा रिजल्ट आया है जेआरएफ वाला, उसमें मैं पास हो गया, तो आज के ठीक 2 साल बाद हमको क्या होता है कि पीएचडी में एडमिशन लेना होता है। हाँ, तो उसके ना लिया तो फिर वो लैप्स हो जाता है। ओके, फिर वापस करना पड़ेगा। हाँ, वापस करना पड़ता है। ओके, हाँ, ले तो हाँ, दरअसल इसमें क्या होता है, जैसे आपका जो सर्टिफिकेट जारी होता है ना वहाँ से, यूजीसी क्या जेआरएफ का वहाँ से बाई पोस्ट भेजती थी उस जमाने में जेआरएफ वाला। तो जिस दिन वो यूजीसी जारी करती थी अपना नेट जेआरएफ वाला सर्टिफिकेट, उस डेट से ठीक 2 साल बाद आपको पीएचडी में रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। तब जाके आपका, जिस दिन आपने रजिस्ट्रेशन करवाया उस दिन से आपका पैसा शुरू हो जाता है। हाँ, तो मेरा करीब 9 फरवरी 2020 से और मेरा रजिस्ट्रेशन हो गया था। उसके बाद मेरी फेलोशिप आने लगी। इसमें फेलोशिप में भी ये होता है, जैसे 2 साल तक तो ये जेआरएफ के नाम से मिलती है, और उसके बाद ये एसआरएफ में कन्वर्ट हो जाती है, और 3 साल तक ये एसआरएफ के रूप में मिलती रहती है। 2 साल जेआरएफ, 3 साल एसआरएफ। हाँ, इस प्रकार ये टोटल 5 साल तक मिलती है। ओके, क्या फर्क होता है जेआरएफ एसआरएफ में, क्या होता है? बस जेआरएफ तो जूनियर रिसर्च फेलोशिप, हाँ, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, और एसआरएफ सीनियर रिसर्च फेलोशिप। जूनियर को सीनियर में कन्वर्ट कर देते हैं, बस यही होता है, ज़्यादा कुछ है नहीं। हाँ, और इसमें लगभग जो पैसा मिलता है करीब 35-36 हज़ार रुपये के समथिंग तो जेआरएफ में मिल जाता है, और एसआरएफ में करीब 45-46 हज़ार रुपये के समथिंग मिल जाता है। तो सर, आपका नेट जेआरएफ वगैरह निकले का क्या मतलब एक्सपीरियंस भी है इस चीज़ पे? आपने किताब भी लिखी है? हाँ, 3 बार नेट हो रखा है, 1 बार सेट भी है, 1 बार जेआरएफ है। जेआरएफ भी है। हाँ। तो आप जो अभी नेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको क्या सलाह देना चाहोगे? देखो, नेट के लिए मैं सलाह देना चाहूँगा, खासकर मैं, देखो हर सब्जेक्ट का अलग एक रवैया होता है। क्योंकि मेरा सब्जेक्ट हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री में मैं बताना चाहूँगा, यदि हिस्ट्री में यदि कोई नेट जेआरएफ करना चाहता है तो बिल्कुल उसको करना चाहिए। यदि किसी ने मास्टर कर रखा है ना, तो उसको नेट जेआरएफ करना ही चाहिए। उससे क्या होता है कि एक तो नेट जेआरएफ वाली एग्जाम जो होती है उसमें नेगेटिव होती नहीं है। हाँ, नेगेटिव मार्किंग है ना, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। तो काफी बार क्या होता है, तुक्के भी लग जाते हैं, थोड़ी सी तैयारी, थोड़ा सा तुक्का, तो कम से कम नेट भी निकल जाए तो बंदा क्या है कि किसी प्राइवेट कॉलेज में जाके पढ़ा ले तो कम से कम एक बेरोजगारी नहीं रहती। तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और यदि जेआरएफ मिल जाए तो आर्थिक संबल इतना मिलता है आपको, मान के चलो कि जैसे मुझे खुद 34,000 रुपये महीने, हर महीने की 34,000 रुपये 2 साल तक तो वो मिले। उसके बाद अब मेरी फेलोशिप फिर कुछ एक महीने मुझे 39,000 मिले, और अभी कुछ दिनों से बढ़ गई, करीब 46,000 रुपये समथिंग मेरा महीने का वो आता है। तो काफ़ी अच्छा पैसा आता है। तो आपको क्या है कि आर्थिक रूप से आप है जो सशक्त हो जाते हो, और आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए अच्छे से तैयारी कर सकते हो। एक फ़ायदा तो ये होता है, और एक फ़ायदा ये होता है कि माना कि आपने जेआरएफ निकाल ली, उसके बाद आप बीएड भी कर सकते हो, साथ में बीएड भी चलता रहेगा, इधर पीएचडी चलती रहेगी, पैसा भी आता रहेगा, आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर सकते हो फिर, है ना। और क्योंकि नेट के लिए जब आपने पढ़ाई की है तो आपका फर्स्ट ग्रेड वगैरह अच्छे से हो जाता है। इसमें एक अपॉर्चुनिटी ये भी रहती है कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर का भी आप फॉर्म भर सकते हो। तो असिस्टेंट मतलब आपके कई रास्ते खुल जाते हैं, है ना। पीजीटी वगैरह भी है, टीजीटी भी है, केंद्रीय विद्यालयों में भी वैकेंसियाँ आती रहती हैं। तो नेट की तैयारी करनी चाहिए। हाँ, बहुत बढ़िया। यानी कि किसी का एमए है, मास्टर कर रखा है, तो उसको नेट जेआरएफ की तैयारी
कर लेनी चाहिए, मेरे मानना तो ये है। और खासकर मैं बताऊं इतिहास सब्जेक्ट में क्या पढ़ा जाए, वो तो गणपत जी सर का कोर्स पढ़ लो, पहली चीज तो वही काफ़ी है। उसके अलावा आपको सिर्फ और सिर्फ पिछले आए हुए सवालों के प्रैक्टिस करनी है बस, और कुछ नहीं पढ़ना। और उसकी बात करूं मैं फर्स्ट पेपर की, तो मैंने अरिहंत वाली पुस्तक बताई थी, वो ही काफ़ी है, क्योंकि मेरा तो फर्स्ट चांस में उसने निकाल दिया था, तो दूसरी जगह मुझे और किताब का नाम लेने की जरूरत भी नहीं है। सही बात है। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना बिजी शेड्यूल होने के बाद भी हमारे लिए इतना समय निकाला। अरे थैंक यू। और आपने भी हमको यहाँ पे बुलाया, आपके इस स्टूडियो में बुलाया, उसके लिए हम भी आपके आभारी हैं। और जो आपने जो मुहिम चला रखी है, वाकई युवाओं के लिए एक बेहतरीन मुहिम है, और कहीं ना कहीं उनको एक कारगर साबित होगी, क्योंकि युवाओं के मस्तिष्क में जब क्यूरीज रहती है ना, तो पूरा फोकस अपनी स्टडी पे कर नहीं पाता। जैसे मैं मेरी बात बताऊं तो मुझे खुद JRF निकालने के बाद मुझे पता नहीं था कि अब पैसा कैसे मिलेगा, JRF का पैसा कैसे मिलेगा। तो ये अब इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल ही जाएगा लगभग युवाओं को कि पैसा कैसे मिलेगा। तो ये आपने जो मुहिम चला रखी है, वाकई ये विद्यार्थी हित में है, और विद्यार्थी इससे बहुत बहुत लाभान्वित होंगे, ऐसी हमारी आशा है। और आप आगे भी इस मुहिम को चलाते रहेंगे और नए नए वीडियोस बनाकर। और हाँ, बाकी अगर आपका कोई और क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और सर को टाइम मिलता है तो सर रिप्लाई कर देंगे।